नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर है नॉर्वे से। आपको पता है क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी समय से चर्चा है कि जो कन्वेंशनल कार्स होती हैं जो कि इंटरनल कंबशन से चला करती हैं पेट्रोल और डीजल के थ्रू, जिसकी वजह से पोल्यूशन देखने को मिलता है, इसको कब रिप्लेस किया जाएगा फुल्ली इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स होती हैं उसके थ्रू। तो फाइनली यहां पर नॉर्वे ने एक कमाल किया है कि पहली बार किसी पूरे वर्ष में जितनी भी गाड़ियां बिकी हैं उसमें से 50% कार दोस्तों इलेक्ट्रिक कार है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी खबर होगी नॉर्वे के लिए। पहला देश बना है पूरे विश्व में जिसने ऐसा किया है। यहां पर आप न्यूज देख पाओगे, इलेक्ट्रिक कार्स हिट रिकॉर्ड 54% ऑफ सेल्स इन नॉर्वे एज फॉक्सवैगन ओवरटेक्स टेस्ला। तो यहां पर जो फॉक्सवैगन कंपनी है उसने यहां पर टेस्ला को भी ओवरटेक कर लिया है नॉर्वे के अंदर। तो काफी कुछ जानने को है दोस्तों, यहां पर हम चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, किस तरह से नॉर्वे ने यहां पर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो नॉर्वे ने फर्दर अपने पोजीशन को और ज्यादा बढ़ा लिया है। ऑलरेडी वो वर्ल्ड लीडर था रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के मामले में, लेकिन ये जो चीज हुआ है अभी, जहां पर 50% से ज्यादा गाड़ियां बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली बिकी हैं उस देश के अंदर, तो यहां पर अपने पोजीशन को फर्दर उसने स्ट्रेंथन कर दिया है। और आप देख सकते हो कि 2019 में जितनी भी गाड़ियां बिकी थी उसमें से 42% हिस्सा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का था, लेकिन यहां पर 2020 में जितनी भी गाड़ियां बिकी हैं उसमें से 54% हिस्सा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। एक दशक अगर आप पहले देखोगे, 10 साल पहले देखोगे, तो नॉर्वे के अंदर सिर्फ 1% ही यहां पर गाड़ियां जो थी वो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली होती थी। लेकिन 2020 में आपको मैं बता दूं कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा जो हाइब्रिड व्हीकल्स होती हैं, हाइब्रिड व्हीकल का मतलब हुआ वो बैटरी से भी चला करती हैं और जो पेट्रोल डीजल है, फ्यूल है, उससे भी चला करती हैं। अगर आप हाइब्रिड व्हीकल को भी जोड़ दोगे तो ये पूरा आंकड़ा दोस्तों 2020 में 83% आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्वे में इसको लेकर कितना तेजी से पूरा मार्केट बढ़ते जा रहा है। पेट्रोल डीजल की अगर हम बात करें तो 2015 में 71% मार्केट नॉर्वे में पेट्रोल डीजल गाड़ियों का था, लेकिन आज के डेट में वो कितना हो गया है, जस्ट 17%। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जर्मनी की जो कंपनी है फॉक्सवैगन, उन्होंने रिप्लेस कर दिया है यूएस की कंपनी टेस्ला को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूसर के मामले में। सिर्फ नॉर्वे की बात कर रहे हैं, ओवरऑल आप देखोगे तो टेस्ला से बड़ा शायद कोई कंपनी नहीं है इस विश्व में यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में। लेकिन नॉर्वे के अंदर यहां पर जर्मनी ने जो फॉक्सवैगन कंपनी है उसने ओवरटेक कर लिया है। तो ये बेसिकली नॉर्वे के द्वारा कैसे किया गया, किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक पायनियर बन गया है नॉर्वे, पूरे विश्व का एक एग्जांपल बन गया है। तो लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि वेस्टर्न यूरोप में अगर आप पूरा देखोगे तो नॉर्वे इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल। जी हां, सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल नॉर्वे के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन ये एक छोटा सा देश, करीब महाराष्ट्र के साइज का आप कह सकते हो, उसने 1990 से ही तय कर लिया था कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को पुश करना है। आप उनकी थिंकिंग देखो, 30 साल पहले से ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था इसके बारे में, और रिसेंटली यहां पर बहुत तेजी से बढ़ा गया है। उनका जो शिफ्ट है फॉसिल फ्यूल से वो शिफ्ट हो गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। मतलब कि वो प्रोड्यूस तो बहुत करते हैं क्रूड ऑयल, लेकिन वो खुद के इस्तेमाल में नहीं करते हैं, उसको यहां पर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो एक तरह से अर्निंग भी उनकी काफी हो जाती है, और वो अपने देश में तो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2017 में इनफैक्ट जो नॉर्वे की संसद है, पार्लियामेंट है, उन्होंने यहां पर एक गोल तय किया था कि 2025 तक जितनी भी गाड़ियां बेची जाएंगी मार्केट में वो सभी जीरो एमिशन की होंगी, मतलब कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली होंगी। कोई भी गाड़ी 2025 के बाद पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां नहीं बेची जाएंगी। यूके ने यह टारगेट रखा है 2030, जर्मनी ने यह टारगेट जर्मनी और यूके दोनों ने 2030 रखा है, फ्रांस ने 2040 रखा है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भारत ने क्या कोई टारगेट रखा है? बिल्कुल, भारत ने यह कहा है कि 2030 तक 30% जो गाड़ियां हैं वो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली होंगी। मतलब इलेक्ट्रिक कारें 2030 के बाद जितनी भी गाड़ियां बिकेंगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के होने वाली होंगी। लेकिन लेट मी टेल यू कि अगर
चीज़ें चेंज हो जाती हैं, सिनेरियोज चेंज हो जाता है कोविड-19 वगैरह जैसी चीज़ों को देखते हुए, तो चीज़ें पहले भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि 2030 तक का ही वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि नॉर्वे ने ऐसा क्या किया? तो उसने बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। यहाँ पर जो टैक्स इंसेंटिव होता है वो यहाँ पर ज़्यादा दिया ताकि लोगों को सस्ता पड़े ये जो गाड़ियाँ हैं कंपेयर टू जो कन्वेंशनल गाड़ियाँ होती हैं, इंटरनल कंबशन वाली गाड़ियाँ होती हैं पेट्रोल डीजल वाली, उसके मुकाबले ये थोड़ा सस्ता पड़े, इसके लिए यहाँ पर काफ़ी सारे इंसेंटिव्स दिए गए थे। और यहाँ पर जो आपके पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। तो एक तरफ से यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ हैं वो महंगी हो गई और दूसरी तरफ से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आपका सस्ता हो गया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि नॉर्वे के अंदर जिसके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी होता था उसको बस वाली लेन में भी चलना अलाउड था। तो आप सोच सकते हो ऑब्वियस सी बात है इंसेंटिव होगा। इसके अलावा यहां पर जो टोल रोड है उनके लिए टोल भी फ्री कर दिया गया नॉर्वे के अंदर। इसके अलावा यहां पर फ्री चार्ज दिया जाता था, पार्किंग में कोई टिकट नहीं लगता था, चार्जिंग स्टेशन बहुत सारे लगाए गए थे। इनफैक्ट आप देख सकते हो नॉर्वे के अंदर 10,000 पब्लिकली अवेलेबल चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे नॉर्वे जैसे देश के अंदर। आपको मैं बता दूं कि अगर आप भारत में सीएनजी स्टेशन देखोगे तो पता है कितना है, करीब 2200 के आसपास है। लास्ट मैंने आंकड़ा देखा था 2000 के आसपास, शायद 2 या 2500 तक मैक्सिमम होगा, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं। आप समझ सकते हो नॉर्वे जैसे देश के अंदर 10,000 पब्लिकली अवेलेबल चार्जिंग पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा इसी की वजह से क्या हुआ है, ये जो इतने इंसेंटिव्स दिए गए हैं लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया और आज के डेट में हाईएस्ट पर कैपिटा इलेक्ट्रिक कार में नॉर्वे सबसे आगे है। यहां पर 5 मिलियन पॉपुलेशन है नॉर्वे की, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि उसके पास 1 लाख से भी ज्यादा आपको फुल्ली इलेक्ट्रिक बैटरी कार्स मिलेंगी। मतलब सिर्फ और सिर्फ वो बैटरी पर चला करती हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। यहां पर मैं इनफैक्ट आपको बता दूं, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसका मतलब नॉर्वे तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता हो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। बिल्कुल भी नहीं, नॉर्वे के अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं होता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है, बडी इलेक्ट्रिक करके कंपनी है, वो यहां पर थोड़ा बहुत प्रोड्यूस करती है, लेकिन पूरी जितनी भी गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल वो सभी इंपोर्ट कराई जाती हैं। आप सोच सकते हो कि अगेन यहां पर किस तरह से उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। इसके अलावा यहां पर उसने अपने जो कार मेकर्स हैं विश्व के अलग अलग, जर्मनी के अंदर टेस्ला हो गया, जितने भी कार मेकर्स हैं उनके लिए एक तरह का यहां पर टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया है। नॉर्वे के अंदर जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो नॉर्वे के अंदर आकर अपने गाड़ियों को टेस्ट कर सकती हैं, तो इसका यहां पर फायदा मिलता है। और इसी की वजह से क्या हुआ है कि जर्मनी की जो कंपनी है फॉक्सवैगन, एक लग्जरी ब्रांड है ऑडी, उनके द्वारा बनाया जाता है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक कार जिसका नाम है ई-ट्रॉन। आई एम श्योर आपने सुना होगा ई-ट्रॉन, ये आप देख सकते हो ऊपर ये वाला जो गाड़ी है ये ई-ट्रॉन है। तो यहां पर 9,227 यूनिट बेचा गया है 2020 में। सेकंड नंबर पर है टेस्ला, ये पहले नंबर पर होता था लेकिन यहां पर अब सेकंड नंबर पर आ चुका है। इसका मॉडल 3 करीब 7,700 यूनिट्स बिका है। ये नीचे आप देख रहे हो ये टेस्ला वाली गाड़ियां हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर पर यहां पर फॉक्सवैगन की ही कंपनी है, वो भी करीब 7,700 गाड़ियां बेच चुका है। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि काफी समय से जो नॉर्वे है वो पेट्रोल गाड़ियों को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा था डीजल के मुकाबले, क्योंकि आपको पता होगा डीजल से ज्यादा पोल्यूशन निकलता है पेट्रोल के मामले में, क्योंकि जो डीजल है उसमें पूरी तरह से वो फॉसिल फ्यूल बर्न नहीं होता है, उसमें कुछ कण ज्यादा रह जाते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट होता है, जो PM 2.5 और इस तरह की चीजों की हम बात करते हैं। तो यहां पर उसने क्या किया कि जो टोल रोड्स वगैरह होती थी वहां पर डीजल गाड़ियों से ज्यादा टोल लिया जाता था। इसके अलावा तो इन सारे इंसेंटिव्स को देख के लोग पेट्रोल गाड़ियां ही ज्यादा खरीदते थे और इसकी वजह से पोल्यूशन भी आपको वहां पर कम देखने को मिलेगा। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो टोटल शेयर था डीजल व्हीकल का 2011 में आप देखिए 75% डीजल व्हीकल थी, लेकिन देखिए आप 2020 में क्या होता है, सिर्फ 8% गाड़ियां ही डीजल व्हीकल बची हैं। जो लेटेस्ट नंबर आया है दोस्तों 50%, अगेन मैं कहूंगा एक काफी मतलब एनकरेजिंग नंबर है नॉर्वे के लिए। पहले ऐसा हुआ था कि एक महीने के अंदर यहां पर 50% से ज्यादा गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल होती थी, लेकिन पूरे साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 50% से ज्यादा गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। इसके अलावा नॉर्वे अब नेक्स्ट कोशिश कर रहा है कि जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल हैं उसके थ्रू यहां पर गाड़ियों को रन कराया जा सके, क्योंकि अगर हाइड्रोजन सेल फ्यूल सेल के थ्रू होगा तो 0% पोल्यूशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी अगर कहीं ना कहीं से तो जनरेट हो ही रहा है ना, तो उसकी वजह से इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि पोल्यूशन तो होगा ही, लेकिन इसको भी हटाने के लिए
हाइड्रोजन फ्यूल सेल के थ्रू भी टेस्टिंग करने की कोशिश की जा रही है। लास्ट में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों ना हम नॉर्वे वाला जो मॉडल है भारत के अंदर इंप्लीमेंट कर दें, क्या ये ऐसा पॉसिबल है? तो देखिए यहां पर जितने एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है नॉर्वे के मॉडल को बाकी विश्व के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि यहां पर नॉर्वे तो क्या करता है, बहुत ज्यादा सब्सिडी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वेस्टर्न यूरोप के अंदर ऑयल एंड गैस का। इसकी वजह से उसके पास बहुत सारा रेवेन्यू आता है। उसने सॉवरेन वेल्थ फंड बनाया है जिसकी कीमत आज के डेट में 1.3 ट्रिलियन डॉलर है, और यहां से वो क्या करता है, बहुत सारा इंसेंटिव प्रोवाइड करता है। लेकिन बाकी देशों में क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है। और इसी की वजह से आप देखोगे दोस्तों तो नॉर्वे का जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में नंबर सबसे ज्यादा अच्छा मिलेगा आपको। 2020 का में आप देख सकते हो 9th नंबर पर है नॉर्वे, और सबसे पहला है डेनमार्क, लक्समबर्ग, मतलब जितने भी यूरोपियन देश हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। भारत का नंबर कहां है? बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है, 168 है, ये गलत है 69, ये 168 है 2020 की रैंकिंग। तो आप सोच सकते हो भारत कितना पीछे। ये टोटल मैं आपको 180 देशों में बता रहा हूं, 180 देशों में 168 नंबर है। और आप देख पाओगे कि जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सबसे हम नीचे हैं, और सिर्फ अफगानिस्तान से थोड़ा सा ऊपर हैं हम यहां पर। ये 180 देशों की हम बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी यहां पर कुछ ट्राई करना चाहिए। लेकिन आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से नॉर्वे का जो पूरा मॉडल है वो आपको यहां पर जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले क्योंकि हमने एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात की, क्यों ना इसके बारे में 2 स्टेटमेंट सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। यहां पर मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी टेलीग्राम पर ही डाल देता हूं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर स्टोरीज के फॉर्म में डालता रहता हूं इंस्टा पे, आप वहां से जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप उनसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ आप पर जा सकते हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।